नहीं, नमस्कार, मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में और दोस्तों अहम मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं। वेनेज़ुएला ने रशिया के साथ अपने टाइज़ एक्सपेंड कर लिए हैं और जो मेडुरो रिजीम है उसमें फाइटर जेट्स के इमेजेस रिलीज़ किए हैं, जिनमें एंटी-शिप मिसाइल्स भी देखे गए हैं। साथ ही जो नेटो है उसने रशिया के जो फाइटर जेट्स हैं, एस्टोनिया के एयर स्पेस में उनको देखा है और उसको वो रेकलेस वायलेशन के लिए इंटरसेप्ट किया है। अब सवाल ये है कि रशिया ने इसे डिनाई करते हुए जो ईयू है उसके क्लेम को डेंजरस प्रोवोकेशन का नाम दिया है। इस पूरी सिचुएशन को समझेंगे कि क्या ये सिर्फ एक मिलिट्री टेंशन नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक चेस बोर्ड है जहाँ पर जो सुपर पावर्स हैं वो अपनी इन्फ्लुएंस के लिए क्लैश कर रहे हैं और भी कई बड़े सवाल हम पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल अस्थाना, बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके दर्शकों से बात करके। जी, बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो सर मैं वेनेज़ुएला और रशिया जो अलायंस है उस पे सर आपसे मैं थोड़ा-सा जानना चाहूँगी कि क्या ये सिर्फ़ इकोनॉमिक और डिफेंस कोऑपरेशन है या यूएस के प्रेशर के अगेंस्ट एक पॉलिटिकल हम इसको स्टेटमेंट के तौर पर भी देखें? देखिए, वेनेजुएला एक ऐसा देश है जो कि जिसमें ऑयल काफ़ी ज़्यादा है। जो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा जहाँ पर ऑयल रिजर्व्स हैं, उन देशों में वेनेजुएला का नाम भी आता है। अमेरिका, रूस और जो खाड़ी के देश हैं, उनके अलावा जहाँ सबसे ज़्यादा ऑयल है, वेनेजुएला भी एक ऐसा देश है। और वेनेजुएला इतना ऑयल होने के बावजूद भी गरीब है, तो जाहिर है कि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन उतना सक्षम नहीं है जितना होना चाहिए। अमेरिका की आंख हमेशा से वेनेजुएला के तेल पर रही है और वेनेजुएला की और अमेरिका की कभी भी नहीं बनी, पहले भी नहीं बनती रही है। जो वहाँ के शासक हैं मदुरो, उसको अमेरिका डिस्प्लेस करना चाहता है। और वेनेजुएला की और रूस की जो दोस्ती है वो इस तरीके से है कि अगर आप देखें वेनेजुएला का जितना मिलिट्री इक्विपमेंट है वो सारा रूसी इक्विपमेंट है, उसने वेस्टर्न इक्विपमेंट नहीं खरीदा। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि जो एक शीत युद्ध चल रहा है, जो शुरू हुआ था यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में, उसको हम बोलते हैं कोल्ड वॉर 1.0, शीत युद्ध 1.0। ये शीत युद्ध 1.0 वैसे तो खत्म हो जाना चाहिए था जब यूएसएसआर टूट गया था, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ और नाटो जो है वो ईस्ट की तरफ बढ़ता गया। और तभी से ये यूक्रेन वॉर का एक सबसे बड़ा कारण यही है कि रूस को लगता है कि भाई ये मेरे नज़दीक आ रहे हैं और मेरे ऊपर खतरा पैदा कर रहे हैं और मेरी सिक्योरिटी जो है वो खतरे में है। और उसी कारण से रूस ने जो एक्शन लिया, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन वाला, तो ये कोल्ड वॉर 1.0 चल रहा है और चलता जा रहा है। उसी के साथ साथ अमेरिका और चीन के बीच में कोल्ड वॉर 2.0 शुरू हो गया। उसमें भी जो साउथ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है जिसका वेनेजुएला हिस्सा है, वहां पर भी ये एक तरीके से कोल्ड वॉर चल रही है, क्योंकि चीन भी वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और चीन भी उधर लगा हुआ है। तो अब क्या है कि जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं, उनके दिमाग में दो चीज खटक रही हैं। एक तो किस तरीके से मदुरो की सत्ता को बदलूं। इनके अपोजिशन में एक आदमी है जिसको वो चाहते हैं कि ये बन जाए। तो एक सत्ता परिवर्तन की कहानी है। दूसरी कहानी ये है कि मदुरो को वो लिंक करते हैं एक बड़े ड्रग कार्टेल से। और ड्रग का ऐसा नहीं है, वेनेजुएला और जितने भी साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं उसमें ड्रग बिजनेस बहुत ज़्यादा है। प्रेसिडेंट ट्रंप का ये मानना है कि नहीं, वहाँ से ड्रग अमेरिका में आ रहे हैं, इसलिए मेरी वहाँ पर ड्रग बंद कराना जो है वो मेरी अपनी सुरक्षा का कारण है। वो बात दूसरी है कि उस सुरक्षा में किसी और के आदमी मर जाए, वो बात अलग है। अब क्या हो रहा है कि कुछ समय से पहले तो प्रेसिडेंट ट्रंप शांति से बात कर रहे थे, अब पिछले कुछ वक्त से उन्होंने क्या करा, एक शिप वेनेजुएला का जा रहा था, उसको उसके ऊपर अटैक कर दिया, उसके ऊपर फाइटर भेजे और कुछ फाइटर्स वहां पर उन्होंने तैनात भी किए। अब पूरे वर्ल्ड को ये बता रहे हैं कि ये ड्रग लेके जा रहे थे और ये ड्रग अमेरिका में आ रहा था, इसलिए मैंने इसको मार दिया। अब क्या उसका प्रूफ है, क्या ड्रग थे या नहीं थे, ये अभी सब क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। वर्ल्ड में
लोगों ने इसको जो है एक तरीके से वेनेजुएला की सोवरेनिटी के ऊपर एक हमला माना है, क्योंकि अगर मान लो ड्रग थे भी तो भैया उसका एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उस आदमी ने जो ड्रग लेके जा रहा है उसको एक राइट टू डिफेंड भी होना चाहिए ना। अभी आपने उसको मार दिया, उड़ा दिया, तो अब तो कोई कहानी खत्म होगी। तो वही है कि मैं ही डिसाइड करूंगा कि उसमें ड्रग थे और मैं ही उसके ऊपर हमला करूंगा और मैं ही उसको बर्बाद कर दूंगा। तो ये दादागिरी वाली बात है। अब इस दादागिरी से परेशान होके अब वेनेजुएला को लग रहा है कि हमारी सैन्य शक्ति तो ऐसी नहीं है कि हम अमेरिका के साथ लड़ाई लड़ पाए, और अगर अमेरिका हमला करता है तो अकेले हमें अमेरिका को रोकना मुश्किल होगा। तो उस हालत में उन्होंने क्या करा है कि उनकी गवर्नमेंट ने अभी ये डिसाइड किया है कि हम एक स्ट्रेटेजिक एसोसिएशन एंड कॉपरेशन ट्रीटी ये साइन करेंगे रूस के साथ। और रूस के साथ इनके पहले से भी ताल्लुकात हैं, उनका इक्विपमेंट वहाँ पर मिलिट्री इक्विपमेंट सारा उनका है, मेंटेनेंस उसका इक्विपमेंट का रूस करता है। और दोनों जो हैं, दोनों ही देश ये ऑयल पेट्रोलिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में भी एक तरीके से शामिल हैं, और दोनों ही तेल बेचने वाले कंट्री हैं। तो रूस के साथ इनकी अच्छी बनती है। तो ये एक तरीके से स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है अमेरिका के लिए कि भाई हम आपके साथ आ रहे हैं, और मतलब आपको जो है, आप अगर हमला करेंगे तो जाहिर है कि इस तरीके का अलायंस भी पैदा हो सकता है। और ये स्ट्रेटेजिक मैसेज अभी आप देखें हर एक जगह चल रही है। अब आप देखिए, जैसे अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला करा तो ईरान भी कुछ समय के बाद में रूस के पास पहुंच गया, और चीन के साथ भी इनके मुलाकात हो रही है। तो अभी आप देखेंगे कि चीन और रूस हर उस शक्ति से या हर उस कंट्री से अच्छी तरीके से पेश आ रहे हैं, और एक तरीके से अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी दुश्मनी अमेरिका से, तो चाहे वो ईरान हो, चाहे वो कोई और हो, और चाहे अभी उसमें नंबर आ गया वेनेजुएला का। तो ये एक पूरी इक्वेशन है तीनों कंट्रीज के बीच में, और बिग पावर जो बड़े महाशक्तियों की जो लड़ाई है उसके बीच में, और कहाँ पर उसमें वेनेजुएला फिट बैठता है। तो ये मैंने इस पूरे इसको संस्करण को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये सब जो है ये एक बिग पावर कंटेस्टेशन का हिस्सा है, बड़ी महाशक्तियों की लड़ाई है। और वेनेजुएला में सीधी सी बात है, अमेरिका चाहता है मदुरो को कुर्सी से हटाना, और इसीलिए ये सारी कार्रवाई करी। ओके। लेकिन सर हम अगर थोड़ा आगे बढ़े, आप मदुरो की बात कर रहे थे, उन्होंने एंटी शिप मिसाइल और जो आर्म फाइटर जेट्स हैं वो शो किए। तो क्या ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा कहें क्या, या फिर हम एक रियल मिलिट्री थ्रेट यहाँ पर डेवलप होते हुए देख रहे हैं? देखिए, मैं जहाँ तक वेनेजुएला का सवाल है, थ्रेट तो उनके ऊपर है, क्योंकि इन्होंने अपने युद्धपोत भी भेजे हुए हैं और इन्होंने अपने फाइटर जेट्स भी भेजे हुए हैं अमेरिका ने, तो थ्रेट तो है। लेकिन अभी की हालत में मुझे ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका वेनेजुएला के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि अटैक करना किसी भी सोवराइन कंट्री के ऊपर ये आपको दूसरी श्रेणी में खड़ा कर देता है। क्योंकि अभी तक आप बोल रहे हो जी रूस ने क्यों अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर, उसके बाद आप खुद अटैक कर रहे हो, तो आपका और आप में और रूस में क्या फर्क रहा? मतलब आपका कोई लॉजिक नहीं बनता कि आप फिर ये बोलो कि भाई रूस ने गलत काम किया। दूसरी चीज ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प बोलते तो रहते हैं जी मेरे को नोबेल प्राइज दे दो, मैं तो शांति दूत हूँ, लेकिन क्या शांति दूत हूँ? आपने उसकी तो फिश उड़ा दी। अब उसमें भी तो कोई आदमी होगा, उसके भी कोई बीवी बच्चे होंगे, उससे तो सवाल भी नहीं पूछा आपने कि आपका ड्रग था या नहीं था आपके पास, आपने सीधा उसको उड़ा ही दिया। तो ये एक मेरे विचार से डबल स्टैंडर्ड है। मेरा अपना मानना है कि ये मेंटल प्रेशर डाला जा रहा है मदुरो के ऊपर। अमेरिका का ये कहना है कि, और कुछ उसके साथ और भी देश शामिल हो गए हैं, कि मदुरो ने जो इलेक्शन कराया था अपने देश में वो फ्रॉड इलेक्शन था, और उसको जो है कुर्सी पे रहने का कोई हक नहीं है। और एक जिसे बोलते हैं ना, बढ़ावा दे रहे हैं वो उनकी अपोजिशन पार्टीज को कि आप मदुरो का तख्ता पलट दो, क्योंकि वहां पर हालात खराब हैं, इकोनॉमिकली हालात सचमुच खराब है, और एक सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है जैसे उन्होंने सक्सेसफुली कई जगह की है। हमने
बांग्लादेश में भी देखा कुछ ना कुछ कहानी हुई, तख्ता पलट हुआ एक तरीके से कुछ। तो एक समझ लीजिए आप इसी किस्म की कोशिश है जिसमें जो भी वहां पर एलिमेंट्स हैं जो इस किस्म की कुछ गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं, उनको एक तरीके से ये हिम्मत दे रहे हैं कि देखिए हमारी एयरक्राफ्ट भी आ गया और हमने कुछ शिप भी उड़ा दिए, तो मदुरो को के ऊपर मदुरो से जो है वो वेनेजुएला नुकसान में ही रहेगा, इसलिए आप लोग बदली करो सकता। ओके। तो लेकिन अटैक मुझे नहीं लगता कि अटैक जो है वो अमेरिका जस्टिफाई कर पाएगा, तो अटैक नहीं करेगा, बस प्रेशर डालेगा। ओके सर, नेटो ने रशिया के जो जेट्स हैं उनको इंटरसेप्ट किया है। क्या अगर हम इस पूरे उसको देखें, अभी रिसेंटली पोलैंड और सबको लेकर खबर आई थी, एक बार फिर से ये सारी चीजें हो रही हैं, क्या ये एक जो एस्केलेटिंग जो टेंशन है ऑलरेडी उसको और बड़ा कर रहा है, या आप इसको पूरी सिचुएशन को किस तरह से आप देख रहे हैं सर? हाँ, इसको मैं पूरी सिचुएशन को थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए ऐसा है कि लड़ाई में अमेरिका रूस का पलड़ा भारी है। अब ये जो आपने अभी ये मैप दिखाया है, और मैं अभी सबसे पहले मैं ये लैटविया वाले की जो एस्टोनिया का जो अभी न्यूज आई है उसके बारे में बता दूं। देखिए जो पूरा आप ग्रे एरिया देख रहे हैं, इस ग्रे एरिया में जैसे रूस का एरिया है, बेलारूस, लैटविया, एस्टोनिया के राइट साइड में जो ग्रे एरिया है वो पूरा रूस है। और रूस का एक छोटा सा हिस्सा है जो अगर आप देखें लिथुनिया और पोलैंड के बीच में छोटा सा ग्रे एरिया है, एक बिंदु है, वो कालिनग्राड है वो एरिया, और वो कालिनग्राड रूस का हिस्सा है। तो रूस के जो हवाई जहाज हैं वो नॉर्मल हालत में अपने ही देश में जाने के लिए उनको जाना पड़ता है एस्टोनिया को सर्कल करके, और एस्टोनिया को सर्कल करके वो जो ग्रे छोटा सा टुकड़ा है वहां पर उन्हें जाना होता है। तो ये उनके हवाई जहाज नियमित रूप पर जाते हैं। अब एस्टोनिया का अगर आप थोड़ा लेफ्ट में देखें तो पिंक 2-3 डॉट भी दिखाई दे रहे हैं, 2 डॉट, ये आइलैंड्स हैं एस्टोनिया के। तो किसी भी हालत में किसी भी टाइम में अगर यूरोपियन यूनियन चाहे या नाटो चाहे कि भाई आप हल्ला करो कि हमारे ऊपर से हवाई जहाज चला गया, तो वो हल्ला कर सकते हैं, क्योंकि हवाई जहाज जाहिर है कि 3-4 किलोमीटर और कुछ ही जो भी उनकी जो इंटरनेशनल वाटर है वहां से भी जाएगा तो भी लगेगा कि वो एस्टोनिया और एस्टोनिया के ऊपर से निकल गया। तो अभी सिचुएशन ये है कि एस्टोनिया कह रहा है कि भाई मेरे ऊपर से रूस का हवाई जहाज गया, और क्योंकि एस्टोनिया ये जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, इसमें नाटो की पेट्रोलिंग चलती है। तो वहां पर नाटो के हवाई जहाज हैं, चाहे वो ये क्या कहते हैं, अभी इस हालत में तो इटली के कुछ हवाई जहाज हैं वहां पे, तो उन्होंने फ्लाई कर रहे हैं। तो जाहिर है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई रूस का हवाई जहाज आया था और इटली के हवाई जहाज गए हैं, उसको स्क्रैम्बल किया है। स्क्रैम्बल करने का मतलब हमारे भी हवाई जहाज उड़े और वो हवाई जहाज जो है उनका रूस का बाहर निकल गया उनकी एयर स्पेस से, इसको स्क्रैम्बलिंग कहते हैं। तो ये नाटो का कहना है। रूस का कहना है कि नहीं, ऐसी कोई कुछ कहानी नहीं हुई, मैं चुपचाप अपना कालिनग्राड जा रहा हूँ, और कालिनग्राड जाने के टाइम में जाहिर है कि मैं उसके नजदीक से तो गुजरूंगा ही। अब उसको वो बढ़ा चढ़ा के बोले तो ये मेरा कोई कसूर नहीं है, ये मैंने ऐसा कोई जानबूझ के ऐसी कोई हरकत नहीं की, ऐसा रूस का कहना है। अब इस पूरी चीज को, इसी को आप मिलाते हैं जो हुआ पोलैंड के साथ, और जो उसने भी, रोमानिया ने भी जिसके ऊपर बोला है। अभी आप देखिए रोमानिया ग्रे में है नीचे, वो सॉरी ब्लू में थोड़ा नीचे, वायलेट में नीचे दिखाई दे रहा है रोमानिया, और पोलैंड येलो में दिखाई दे रहा है। अब ये तीन जो हैं ये यूक्रेन से सटे हुए हैं। अब मुसीबत क्या हो रही है कि यूक्रेन के ऊपर जो रूस का भीषण हमला चल रहा है, अभी भी उन्होंने काफी तकरीबन 300 से ज्यादा ड्रोन मारे हैं और 15-20 मिसाइल मार दी हैं पिछले 24 घंटे में, और यूक्रेन की ग्राउंड पर सिचुएशन खराब हो रही है। अब यूक्रेन ऐसी हालत में क्या करेगा? यूक्रेन के लिए बेस्ट चीज ये है कि भाई किसी तरीके से अगर नाटो के साथ यूक्रेन की, रशिया की लड़ाई हो जाए, तो नाटो लड़ाई में आ जाता है तो फिर मेरी जान बचेगी। और ज़ेलेंस्की ये चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से नाटो लड़ाई में घुस जाए। नाटो का क्या कहना है, उनकी क्या मंशा है? उनको लगता है कि भाई अगर हम अकेले लड़ाई में घुसते हैं तब तो रूस हमारा बैंड बजा देगा। इसलिए बेटर ये है कि अगर हम ये बोलें कि रूस ने नाटो के किसी देश पर हमला कर दिया तो अमेरिका भी बाध्य हो जाएगा, जो आर्टिकल 5 है उनका, उसमें कि भाई अब उसको भी रूस के ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा।
तो उसमें जो है हमारी जान भी बच जाएगी। तो ये गेम चल रही है। अब इस गेम को जस्टिफाई करने के लिए कौन क्या कर रहा है, आप देखिए। अब नाटो ये कह रहा है कि जी रूस बार बार इंट्रूजन कर रहा है। पहले पोलैंड ने बोला कि इन्होंने ड्रोन मारे, और सर मैं आपसे यही सवाल पूछना चाह रही थी कि रशिया तो है वो बार बार डिनाई कर रहा है, और जो यूरोपियन यूनियन है वो पूरी तरह से बार बार एक्यूज कर रहा है। ये आखिर हाँ, चल क्या रहा है? मतलब ये डिप्लोमेसी का इसी को, फेलियर देख नो, या फिर इसको एक नैरेटिव बिल्डिंग कहते हैं। ये एक ओके इंफॉर्मेशन वॉर है, नैरेटिव बिल्डिंग। जी और ये एक नैरेटिव एक तरीके से क्रिएट किया जा रहा है कि रूस जो है वो शांति नहीं चाहता, रूस नाटो के ऊपर हमला करने वाला है, अगर हमने कुछ नहीं किया तो रूस नाटो के ऊपर हमला कर देगा, इसलिए अमेरिका जो है वो रूस के साथ सख्ती से पेश आए। क्योंकि उन्हें सबको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है वो बड़ा सॉफ्ट है पुतिन की तरह, उस रुख को सॉफ्ट से हार्ड में कैसे बदला जाए। तो उसको सॉफ्ट से हार्ड में बदलने के लिए वो ये लगे हुए हैं कि किसी ना किसी तरीके से अमेरिका को कन्विंस करो कि भैया ये तो जो है नाटो के ऊपर हमला होने वाला है, और अगर आप अभी हिले नहीं तो ये नाटो के ऊपर हमला हो जाएगा। और पुतिन जो है वो सिर्फ यूक्रेन की तरफ नहीं देख रहे हैं, वो नाटो के ऊपर भी खतरा पैदा कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा एक और एंगल ये बनता है कि रूस ने ये बोला है कि देखिए यूक्रेन के अंदर जितनी भी आप सैन्य शक्ति मदद कर रहे हैं आप, तो अगर आप यूक्रेन के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं या डायरेक्ट आपके वेपन्स आते हैं, तो जो सप्लाई चेन है मैं उसको टारगेट करूंगा। सप्लाई चेन कहाँ से आ रही है? वो आ रही है पोलैंड की तरफ से, रोमानिया की तरफ से। ये दो कंट्रीज हैं। हालांकि एस्टोनिया की तरफ तो इतना नहीं है खास। तो एस्टोनिया वाला तो मुझे नहीं लगता कि वो कि इतना सीरियस कोई वायलेशन हुआ है। हवाई जहाज उधर से उड़ के गए हैं, उसको गलत भी पढ़ा जा सकता है, कोई लोग गलत भी पढ़ सकते हैं। अब जहां तक एस्टोनिया और पोलैंड का सवाल है, अगर सप्लाई चेन वहां से आ रही होगी तो ऐसा भी हो सकता है कि रूस ने सचमुच वहां पर कुछ ड्रोन उड़ाए हों, फायर नहीं किया है, अटैक नहीं किया है, लेकिन उड़ाए हों, ये संकेत देने के लिए कि भाई अभी तो मैं सिर्फ ड्रोन उड़ा रहा हूं, लेकिन अगर आपने जब ये मदद बंद नहीं करी तो मैंने बोल दिया है ऑलरेडी कि मैं सप्लाई चेन टारगेट करूंगा। तो हो सकता है उसमें जो है आपका सप्लाई चेन भी टारगेट हो जाए। और दूसरा एक टेस्टिंग ग्राउंड भी है कि मान लो एक ड्रोन भेज दिया, अब ड्रोन चाहे बर्बाद हो जाए, लेकिन ये तो पता चल गया कि नाटो कितने पानी में है, वो इकट्ठे हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो ये एक तरीके से जिसको बोलते हैं ना टेस्टिंग द वाटर, ये एक एक्सरसाइज भी हो सकती है रूस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये दो तीन ऑप्शंस हैं। मेरा अपना मानना है कि रूस के हक में नहीं है नाटो के साथ लड़ना। रूस जानबूझ के, मेरा जो अपना एनालिसिस कहता है एज एनालिस्ट, कि रूस जानबूझ के नाटो के साथ लड़ाई नहीं लड़ेगा जब तक उसकी यूक्रेन में उसके एम पूरे नहीं हो जाते। और जब तक वो डॉनबास पूरा कब्जा नहीं कर लेता, तब तक वो डायरेक्ट नाटो के साथ किसी भी हालत में लड़ने के मूड में नहीं। ये जो नैरेटिव है ये किसी और कारण से, जो मैंने समझाया है अभी, उसके कारण से बनाया जा रहा है, क्योंकि वो उसको सूट नहीं करता। उसके पास अभी इतनी रेजिडुअल कैपेसिटी नहीं है, इतने बचे हुए सोल्जियर और बचा हुआ सामान, साजो सामान लड़ाई का इतना ज्यादा भी नहीं है कि वो पूरे नाटो के साथ एकदम नाटो के ऊपर हमला कर दे। उसके लिए उसे कुछ वक्त लेना पड़ेगा, कुछ और अपने चीजें जो साजो सामान है, एमुनिशन है, उसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी रूस के हक में नहीं बनता ये कि वो डायरेक्टली हमला करे। लेकिन सर अगर हम वेनेजुएला और रशिया के जो ये मूव्स हैं उनको अगर हम देखें, तो क्या इसके चलते जो लैटिन अमेरिका है उसमें यूएस का इन्फ्लुएंस कम होगा? नहीं, लैटिन अमेरिका में सेंटिमेंट्स एक तरीके कुछ हद तक अमेरिका के खिलाफ जा रहे हैं, अगर आप देखें। क्योंकि वहाँ पे ये जो क्योंकि सबको ये लग रहा है कि भाई देखो, अगर आज वेनेजुएला के साथ उन्होंने ये किया अमेरिका ने, कल को हमारे साथ भी कर सकता है। पनामा कैनाल के लिए वो ऑलरेडी बोल चुके हैं कि नहीं जी, पनामा कैनाल तो मैं ले लूंगा, उसके ऊपर भी तो बात कर चुके हैं ना। उधर अच्छा, ब्राजील में वो सत्ता परिवर्तन के चक्कर में उनके ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। क्यों? कि भाई वो जो पुराना वाला प्रेसिडेंट है वो बहुत अच्छा आदमी था, उसको आपने जेल में डाल दिया, तो आप रहो 50% टैरिफ। तो एक तरीके से ये दादागिरी और मनमानी हो रही है, और इस दादागिरी और मनमानी में कई सारे देश जो हैं वो अमेरिका से खुश नहीं है। तो एक तरीके से अगर
अमेरिका ये चाह रहा है कि मेरा वर्चस्व बढ़े लैटिन अमेरिका में या साउथ अमेरिका में, तो ऐसा नहीं है कि उससे इससे उसका वर्चस्व बढ़ रहा है, उसकी नाराजगी ही बढ़ रही है। लेकिन ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप का स्टाइल है वो है, अब वो तो बाद में पता चलेगा कि वो क्या कहते हैं मागा होगा या सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप एम्पायर ही बढ़ेगी और मागा नहीं जी, होगा। वो अभी अमेरिकियों को डिसाइड करना है कि ये क्या जो चल रहा है उससे उन्हें फायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है। लेकिन जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप का सवाल है, वो तो ये बोल रहे हैं कि मेरे देश में अब हो क्या रहा है कि अगर आप एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं, देखिए जी सर। अगर आपके देश में ड्रग आ रहे हैं बहुत ज्यादा, तो जितने लोग ड्रग बेच रहे हैं आपके देश के बाहर, सिर्फ उनको मारने से फायदा नहीं है, आप उनको भी तो मारिए जो ड्रग खरीद रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो कम वो कम बड़ा कार्टल नहीं है। वेनेजुएला में इतना बड़ा ड्रग कार्टल नहीं है जितना अमेरिका के अंदर खुद है, जी, जो कि सारे ड्रग लेता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो जी, हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप लगे हुए हैं कि उनमें इलेक्शन जीतना है और पॉलिटिशियन है, तो ये है कि नहीं नहीं मैंने कनाडा का भी के ऊपर भी टैरिफ लगा दिया और ये कर दिया, उनका आना जाना बंद कर दिया था बीच में, कि भाई क्योंकि वहां से फेंटेनिल आ रहा है, और चीन को भी बोलते हैं कि जी तुम फेंटेनिल भेज रहे हो, और इनको भी बोल रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हारे यहाँ फेंटेनिल बहुत ज्यादा है और तुम्हारे यहाँ ड्रग्स भी बिक रहा है और आप कंट्रोल कर नहीं पा रहे हो, तो कैसे बोले हो कि नहीं मैं नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूँ। तो एक तरीके से डाइवर्ट करो बाहर की तरफ, वो ज़्यादा आसान है। तो ये एक नॉर्मल टैक्टिक्स है, जब आप डोमेस्टिक फ्रंट पे थोड़ा सा फेल होते हैं तो डाइवर्ट करते हैं आप अटेंशन बाहर की तरफ। तो ये भी एक एक्सरसाइज मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से हो रही है। लेकिन सर अगर हम ये बात करें जो इंसिडेंट्स हुए हैं अभी गल्फ, फिनलैंड और एस्टोनिया, ये सारी चीज़ें, इस सब से जो यूएस का सॉरी यूरोप का जो डिफेंस पोस्चर है, वो परमानेंटली इम्पैक्ट हो रहा है इस सब के चलते? हाँ बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि ऐसा है कि यूरोप को एक चीज रियलाइज हो रही है कि शायद अभी अमेरिका के ऊपर इतना भरोसा नहीं किया जा सकता, रिलायबिलिटी अमेरिका की कम हुई है, इसमें भी कोई शक नहीं है। इसलिए हमें अपना डिफेंस खुद देखना चाहिए, और उसमें उन्होंने अपना डिफेंस बजट भी बढ़ाने की कोशिश की है। सब देश एग्री हुए हैं कि भाई हम 2030 तक या 2035 तक अपना डिफेंस का खर्चा जो है 5% तक ले जाएंगे जीडीपी का, और ज़्यादा हम अपने हथियार पैदा करेंगे, अपना डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, ये सारा वो कर रहे हैं। उसी मुताबिक उनको लग रहा है कि ये जो ईस्टर्न यूरोप का जो बॉर्डर है ये थोड़ा कमज़ोर बॉर्डर है, तो इसके ऊपर थोड़ी सेना बढ़ाना और थोड़ा साजो सामान बढ़ाना, वो भी उसके ऊपर भी वो लगे हुए हैं, उसके ऊपर एक्शन कर रहे हैं। तो एक जो यूरोप के ऊपर एक सेल्फ डिफेंस का रियलाइजेशन भी बढ़ रहा है और एक मजबूरी भी इसमें उनको महसूस हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जितनी उनकी अगर पूरी फौज को आप गिने, उनकी मोस्टली आर्मीज जो है वो एक तरीके से सेरेमोनियल आर्मी हो गई थी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में वो अपने आराम से बैठे हुए थे कि अमेरिका के बिहाफ पे कि हमें कोई परेशानी नहीं है, और वो अपना पूरा का पूरा पैसा जो है वो डेवलपमेंट में लगा रहे थे। जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप फर्स्ट टर्म में आते ही उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बड़ी उंगली उठाई, कि आप लोग जो है वो मेरे ऊपर ही मेरा खर्चा करा रहे हो और आप लोग जो है अपनी ये सिक्योरिटी एंजॉय कर रही है, तो आपको इस सिक्योरिटी का पेमेंट भी करना चाहिए। तो इस पूरे वाक़या में इसमें कोई शक नहीं है कि यूरोप भी अभी जगा है, यूरोप भी अपनी अपनी कोशिश कर रहा है और ज़्यादा ताकत बढ़ाने के लिए। और ये जो बीच-बीच में बात करते रहते हैं कि नहीं हम अपनी ट्रुप्स भी भेजने को तैयार हैं पीस कीपिंग फोर्स के लिए, जब लड़ाई बंद हो जाएगी। अरे जब लड़ाई बंद होगी तो पहले तो तब की बात है, और पहली चीज़ तो पहले बंद तो हो, और दूसरी मुसीबत ये है कि बंद होने से पहले अगर आप वहाँ पर ट्रुप्स भेजेंगे, तब तो ज़ाहिर है कि रूस जो है वो उसके एक्शंस बढ़ जाएँगे। और रूस ने ये बोला है, क्योंकि अगर मान लो सीधी-सी बात है, ये नाटो को भी पता है, अमेरिका को भी पता है। 2-3 चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, ये डेडलाइन है। रूस का जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, यानी कि अगर रूस को लगता है कि मैं बर्बाद होने वाला हूं, तो पूरा अमेरिका और यूरोप उससे पहले बर्बाद होगा, क्योंकि रूस के पास में इतनी ताकत तो है, इतने न्यूक्लियर हथियार हैं कि अमेरिका और यूरोप को वो पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है अपने आप बर्बाद होने से पहले। तो नाटो को और अमेरिका को ये पता है कि पूरी तरीके से अगर आप सोचते हो कि रूस को पूरी तरीके से बर्बाद कर दोगे, वो तो नहीं हो सकता। तो ये कहानी जो है इसी पोस्चरिंग पर ही रहनी है और इससे ज़्यादा आगे बढ़ नहीं सकती। आप टोटल लड़ाई
रूस के साथ लड़ नहीं पाओगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा न्यूक्लियर शक्ति है। जी, लेकिन सर भारत और हम इंडो पैसिफिक के हवाले से अगर बात करें, तो इंडिया को जो ये ग्लोबल टेंशन है और ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं चारों तरफ, इस सब के चलते क्या जो भारत को अपनी स्ट्रैटेजी को वापस से कुछ रिवाइज़ या फिर रीथिंक करने की आवश्यकता आपको लगता है यहाँ पर है? नहीं, मेरे विचार से भारत की स्ट्रैटेजी सही चल रही है। हम किसी भी ना कोल्ड वॉर 1.0 में घुस रहे हैं, ना कोल्ड वॉर 2.0 में घुस रहे हैं। हुँ। क्योंकि अगर हम घुसे तो हम मोहरा बन जाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब अमेरिका चाह रहा था कि भाई ये चीन के खिलाफ भारत मेरा एक मोहरा होना चाहिए, तो भारत बोलता है ना ना ना, ऐसा कोई कहानी नहीं है। मैं जो हूँ, मेरी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए, और हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर चल रहे हैं। जब अमेरिका ने हमारे ऊपर ज़्यादा जोर डालना शुरू करा, तो ऐसा नहीं है कि हम चीन के साथ अपने वर्किंग रिलेशनशिप भी कर सकते हैं। भरोसा ना हम चीन के ऊपर कर सकते हैं, ना अमेरिका के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन हमें अगर विकसित भारत बनना है, तो हमें दोनों के साथ काम करना पड़ेगा और दोनों के साथ वर्किंग रिलेशनशिप रखनी पड़ेगी। और ये वर्किंग रिलेशनशिप तभी रह सकती है जब हम किसी भी पावर प्ले में ना घुसे। तो भारत की अभी जो ये नीति चल रही है कि भाई हमारी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है, हम सिर्फ अपने इंटरेस्ट में बात करेंगे, हम किसी के अंदरूनी मामलों में नहीं घुसेंगे, और हम ये बिग पावर कंटेस्टेशन में जो ये महाशक्तियों की लड़ाई है, इसमें हम नहीं घुस रहे। तो हम दोनों की तरफ हैं, हम दोनों से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। तो ये मुझे लगता है कि अभी की हालत में ये भारत की स्ट्रेटजी सही रही है, और ये भारत की स्ट्रेटजी आप इस तरीके से इसका सक्सेस ये देखिए आप कि भारत का अगर ग्रोथ रेट इतना ज़्यादा है, तो वो इसी कारण है क्योंकि हम किसी भी गुट में नहीं फंसे। तो गुट में नहीं फंसना ही मेरे विचार से सही रहेगा हमारे लिए। तो मतलब भारत की अगर हम नज़रिए से बात करें, तो भारत का स्ट्रैटेजी या पॉलिसी की बात करें तो फिलहाल सही है, लेकिन इस पूरे अगर हम एस्केलेशन या फिर जो एक नैरेटिव चल रहा है, उसमें इससे ज़्यादा हम आगे और कुछ होते हुए नहीं देखेंगे, जो कि लग रहा है कि एस्केलेशन हो सकता है या इसमें नेटो आ सकता है। तो फिलहाल और ज़्यादा इसमें एस्केलेशन का कोई दायरा नज़र नहीं आता है, और ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि पिछले कई सालों से ये सब चल रहा है और उसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी पे काफ़ी असर भी नज़र आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें शांत हों और दुनिया शांति की ओर आगे बढ़े, जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि वो आएँगे और शांति लेके आएँगे, लेकिन फिलहाल अब तक हो नहीं पाया ऐसा। सर इनफैक्ट जितने एयर स्ट्राइक्स जो बाइडेन ने अपने पूरे टेन्योर में करी, उतनी प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले 5 महीने में करा दी। और वो बोलते हैं कि नहीं, मैं शांति, मुझे नोबेल प्राइज़ दे दो। अब वो नॉर्वे वालों का है कि नॉर्वे वालों को अगर खुश करना है, जिसे बोलते हैं ना मस्का लगाना है, किसी ने हवाई जहाज दे दिया, हो सकता है वो नोबेल प्राइज़ दे दें, हो सकता है ना ही दें। लग नहीं रहा कि वो देंगे। बिल्कुल। सर बहुत-बहुत आपका धन्यवाद इस पूरे जो मुद्दे हैं पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, और आपने अहम बिंदु साझा किए, काफ़ी डिटेल में हमारे साथ इस पूरे मुद्दे को समझाया, उसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बहुत-बहुत। धन्यवाद सर।